नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। और ये हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाल फिलहाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही दूसरे एग्ज़ाम्स में भी वही क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा आपने देखा होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो आपने देखा ही होगा कि किसी एक पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट पेपर में फिर आ जाता है। इसीलिए आज हम लोग 25 टॉप क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली का किया था। अब जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उनके इस उपदेश को लोगों ने क्या कहा गया इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको कहा गया, क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड बात यह है कि इनके गौतम बुद्ध में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और ये हर एक मतलब कि डिफरेंट राजाओं के समय में हुई थी, कोई भी एक राजा के समय नहीं होती, अलग अलग शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से? तो हीनयान और महायान। कौन कौन से? हीनयान और एक महायान था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बौद्ध धर्म त्रिरत्न से संबंधित। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें त्रिरत्न में क्या था? तो जो आप लोग देखते होंगे, सुना भी होगा काफ़ी, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और ये जो 3 है ना, तो ये इन्हीं से रिलेटेड है, त्रिरत्न कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था। तो जो स्टार्टिंग इसकी की थी वो तो की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन उसके बाद इनके बाद इल्तुतमिश ने किया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्टार्ट इन्होंने कराया था, इल्तुतमिश ने इसको फिर ख़त्म किया। लेकिन जब ख़त्म किया तो इसमें आग लग गई थी। आग लग गई जब, फिर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट बात करें, अगर इल्तुतमिश के कार्यकाल की बात करें तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका 1210 से इनका कार्यकाल था 1236 तक, और ये गुलाम वंश से संबंधित थे। इनके बाद इनकी बिटिया रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी, जिनका कार्यकाल था 1236 से 1240 तक। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। तो लीलावती पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको क्योंकि इसके नाम से पता नहीं चलता कि ये किससे संबंधित हो सकती है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। ये बुक जो है, लीलावती जो बुक है, इसको ये गणित से संबंधित है। किससे? गणित से। नेक्स्ट बात, ये किसने लिखी? तो भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहाड़ी काटकर एलोरा के प्रख्यात या विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो पहाड़ी को काटकर इसका निर्माण करवाया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक ही पहाड़ी को काटकर पूरा निर्माण किया गया था, मतलब एक ही पत्थर में इसको तराशा गया है। किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, उसका निर्माण करवाया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चीनी यात्री हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हेन स्वांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। किसके? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से आप एक और याद आ रहा होगा आपको कि बाण भट्ट रिलेटेड है। बाण भट्ट ये भी हर्षवर्धन के काल से रिलेटेड है, बाण भट्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय थे, और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो नींव रखी गई थी उसमें 1 करोड़ रुपया, स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपया से इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे।
ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट जो 7वां नंबर है उसमें हम लोग कैसे याद करते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने, तो इसको याद करने की थे ट्रिक थी, तो रॉबर्ट है बिल्ली की मौसी, ऐसे याद करते हैं। तो मौ से आ गया था माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो प्रथम गवर्नर जनरल हैं स्वतंत्र भारत के। लेकिन अगर कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात की जाए तो वो लास्ट में आएंगे कौन, सी राजगोपालाचारी। कौन, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो ये था सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय अगर न लिखा रहा है तो आप लोगों को माउंटबेटन में ही टिक करके आना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद गौरी थे उनके जो सिक्कों थे उनकी आकृति, उनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। और कालाशोक ने एक बौद्ध संगीति का एक बौद्ध संगीति करवाई थी अपने शासनकाल में। ठीक है, और कौन सी थी वो, 3rd नंबर की बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जो की थी विश्वामित्र ने की थी। और ये किस वेद में है, तो ये है ऋग्वेद में। कौन से में है, तो ऋग्वेद में ये है। नेक्स्ट बात करें कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। तो 11 नंबर में लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किए थे। किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। और कौन से गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि से नवाजा गया था। तो समुद्रगुप्त ऐसे थे जिनको संगीत से बड़ा प्रेम था। इसका पता कैसे चलता है, तो उनके सिक्कों पर वीणा ली हुई मूर्ति स्थापित की गई थी, मतलब अंकित की गई थी सिक्कों पर। उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते थे। क्या कहते थे, भारत का नेपोलियन। ठीक है सॉरी। तो 13 क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं कि अकबर, इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। तो जो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था वो था बदायूनी इन्हीं के कार्यकाल में थे, मतलब इन्हीं के शासन काल में थे। और इन्होंने मुस्लिम का शत्रु कहा था, इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था, क्योंकि इन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो सभी धर्मों को मिलाकर बनाया गया था। मतलब उनकी सभी धर्मों से कुछ ना कुछ लिया गया था और उस सभी धर्मों की खूबियों को लेकर दीन इलाही बनाया था। और दीन इलाही को प्रथम और अंतिम हिंदू शासक धारण करने वाले कौन थे, तो वो थे महेश दास। कौन थे, महेश दास थे, जिनका नाम क्या था आप लोग कमेंट करके बताइए। ये इनके दरबार में थे और हिंदू राजा थे। महेश दास ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को अपनाया था। चलिए बता देते हैं, इनका नाम था बीरबल। बीरबल को ही महेश दास कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रथम आचार्य थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य को आदि गुरु कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था। सिराजे हिंद किस नगर को कहते थे, जौनपुर नगर को कहते थे। किसको कहते थे, जौनपुर नगर को। और आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जौनपुर को किस राजा ने बनाया था। कौन सा राजा था जिसने जौनपुर की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किस राजा ने जौनपुर बसाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था।
तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे है कि मोहम्मद गोरी ने 1192 मतलब 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने पराजित किया था, और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। पहले हार गया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था सेकंड वाले में। और जो थर्ड वाला हुआ था 1194 में, उसमें बैटल ऑफ चंदावर, उसमें इसने किसको हराया था? जयचंद को हराया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों का महान रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो जो रेशम मार्ग था वो कनिष्क से शासनकाल में खुल गया था मतलब कि, और सिल्क का जो व्यापार था वो कनिष्क के शासनकाल से विदेशों से साथ होने लगा था। कनिष्क के समय में भी एक बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं जो कि धीरे धीरे आपको नीचे पता चलती रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोधी जाने जाते हैं। कौन? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो बैटल ऑफ प्लासी जो था, प्लासी का युद्ध था, उसके बाद से जो ब्रिटिश थे उनका यहाँ पे आक्रमण मतलब कि क्या प्रभुत्व जम गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो जो शिवाजी के समय पर था ये चौथ कर लिया जाता था। ठीक है, चौथ कर शिवाजी के समय में था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के समय में कौन सा कर एक्टिव था? तो चौथ कर लेते थे मराठा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे और इनकी स्थापना किसने की थी जैन धर्म की? तो ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें भी पूछता है, तो 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। नेक्स्ट बात करते हैं 23वां नंबर है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? जो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी? तो ये थी मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ये यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, दोनों जगह पीसीएस में भी पूछा गया है। बक्सर का युद्ध 1764 के समय में दिल्ली का शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो दिल्ली का शासक उस समय शाह आलम था। कौन था? शाह आलम। अंग्रेजों ने मीर कासिम को इसमें हरा दिया था। बक्सर का युद्ध 1764। और इससे पहले कौन सा हुआ था जो पूछा जाता है? तो इससे पहले हुआ था वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। 1760 में। और इससे पहले कौन सा हुआ था? तो इससे पहले अभी हम लोग नीचे ऊपर पढ़ा है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में। कब? 1757 में। तो पहले 1757 हुआ, फिर 1760 हुआ, 1760 में वांडीवास हुआ ना, फिर 1761 में जो होता है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है 64 जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का चलन करा था उन्होंने, उनका है नाम क्या? इंडो बैक्टेरियन लोग थे जो उन्होंने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ये थे टॉप 25। अच्छा नीचे भी हैं 30 क्वेश्चन हैं आज, सॉरी वो गलत बोल गए थे हम ऊपर। तो 30 क्वेश्चन है इस सेट में। चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के जो धम्म की परिभाषा है
वो राहुलोवांदसुत्त से ली गई है। कहाँ से ली गई है? राहुलोवांदसुत्त से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के जो दरबार था उसमें सबसे बड़ा पक्षियों का जो चित्रकार था वो मंसूर था। और जहांगीर का जो कार्यकाल था, जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के कार्यकाल को कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28 है कि माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिंबसार और अजातशत्रु किस वंश से थे? तो बिंबसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। किस वंश के? हर्यक वंश के थे। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। और घनानंद को हराकर ही मौर्य वंश का स्थापना किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपने देखा भी होगा, ये किसी न किसी क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे और देखा भी होगा किसी न किसी पेपर में। तो आई होप आपने इसको प्रैक्टिस करके अपनी मेमोरी को शार्प कर लिया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी सवाल हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।